ही व्हाट्सएप गाइस विल कम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज एक कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लेन। कहानी शुरू होती है जन्नी नाम की लड़की से जो अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं है। उसे मेंटली बहुत सी प्रॉब्लम है, जिसमें से एक उसके डैड की खुदकुशी, जिसके बाद उसके लिए जीना और भी मुश्किल हो चुका है। वो अपना पूरे परिवार से दूर एक हॉस्टल में रहती है, लेकिन यहाँ भी उससे वो बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। पर उसे एक बात का थोड़ा सुकून जरूर है कि यहाँ पर उसकी तरह और भी लोग हैं जब मेंटली डिस्टर्ब है। वो उन्हें दोस्त मानती है, लेकिन उन्हें हर रोज बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिसमें जेनी भी थी। अब इन लोगों की हर शाम काउंसलिंग होती है और डॉक्टर्स जमीन लेते हैं। अब एक दिन रात में जानिए अपनी मॉम से बात कर रही होती है, जिसमें उसे घर आने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे वो रोने लगती है और जेनी कॉल कट कर देती है। पर यहाँ वो फैसला कर चुकी थी कि वो भी वही करेगी जो उसके डैड ने किया था, क्योंकि अब ऐसी जिंदगी उसे नहीं जीनी है। वो थक चुकी है दवाइयाँ खाते खाते के लिए। एक रात वो उस हॉस्टल से अपनी जरूरतों की सारी मेडिसिन ले लेती और फिर बिना किसी को बताए वहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। कुछ समय बाद उसके रूममेट जब ये बात डॉक्टर को बताती है तो फौरन जेनी को कॉल करते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं, क्योंकि ये अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसके साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेनी को तो कुछ और ही प्लान होते हैं। हम देखते हैं कि वो वॉशरूम में बैठी रोती रहती है और कहती है कि मुझे जाना ही होगा, मेरी फ्लाइट बोर्ड होने वाली है। अब उसकी आवाज सुनकर वहां एक पोल नाम का आदमी उसे बुलवाने लगता है। उससे लगता है कि शायद जेनी को किसी चीज की जरूरत है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लेकिन जब बाहर वेटिंग हॉल में वो बैठी होती है तो पॉल भी उसके पास आकर बैठ जाता है, जिसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है, जिसे जेनी थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है और स्माइल भी करती है, वरना अभी तक वो बस डिप्रेस ही जा रही थी। अब सारे लोग फ्लाइट में जाने लगते हैं तो उसे वहां एक लड़की मिलती है जो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई थी और वो क्रिसमस के लिए अपने घर जा रही है। उसे ऐसा कुछ देकर जेनी को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है अपनी जिंदगी में कुछ। जब आज सब लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं तो कोई इंसिडेंट यहाँ पॉल की सीट जेनी के साइड में होती है। वो ये देखकर हंसते हुए कहता है कि शायद तुम्हारा और मेरा कुछ पुराना रिश्ता है। उसी दौरान वो बताता है कि मैं क्रिसमस पे अपने घर जा रहा हूँ। हाँ, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। पर जानिए उनकी इन सब बातों पर कुछ ज्यादा गौर नहीं करती, जिस वजह से पॉल को लगता है कि शायद वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो सो जाता है। पर जेनी को तो कुछ और ही प्लान होते हैं। वो अपनी मॉम को लेटर लिखती है कि अब बस बहुत हुआ, मैं और ऐसे जी नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। इसके बाद वह चुपके से पॉल की पॉकेट में वो लेटर डाल देती है और फिर कुछ मेडिसिन को लेके वॉशरूम में आ जाती है, यानी कि वो यहीं पे खुदकुशी करने वाली है। वो अपने घर तक का इंतजार नहीं कर रही है, यानी हॉस्टल से बहुत सी दवाइयाँ लेकर आई थी। वो ओवरडोज करके अपनी जान देने वाली थी। वो उन सारी मेडिसिन को बाहर निकालती और एक एक करके खाने के लिए रेडी कर दिया, लेकिन तभी कुछ टर्ब्यूलेंस महसूस होती है तो गेट के बाहर एयर होस्टेस उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन वो गेट नहीं खोलते हैं। पर यहाँ जेनी को इस बात का हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि असल में क्या होने वाला है। प्लेन के साइड इंजन में आग लग चुकी थी, जिस वजह से वो अब कंट्रोल के बाहर हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं
लेकिन जानिए अभी भी खुद को टॉयलेट में बंद करके रखा हुआ था। अब उसे आखिर में मरना ही है, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जब हम स्क्रीन को दोबारा देखते हैं तो ये प्लेन अब क्रैश हो गया था, और वो भी आर्किटेक्ट सर्कल में, जहां पर खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि जन्नी अभी भी जिंदा थी। वो जब उस प्लेन से बाहर आती है तो चारों तरफ बस मलबा और इंसान की लाशें थी। कुछ लोगों की सांसें चल रही थी, पर वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। वो भागती उसके पास जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी दम तोड़ दे दिया। अपने चारों तरफ का मंजर देखकर रोने लगती है और खूब चिल्लाती है। इतनी तकलीफ देने के बजाय वो मर ही जाती है। आखिर उसे गॉड ने जिंदा क्यों रखा? उससे लग रहा था कि वही इस पूरे हादसे में जिंदा है, लेकिन यहाँ कोई और भी था, और वो था पॉल वेल। इन दोनों का सच में पिछले जन्म में कुछ रिश्ता जरूर रहा होगा। जहाँ भी होते हैं हमेशा साथ होते हैं। वो फौरन जेनी को देखकर उसे आवाज देता है, लेकिन जेनी भागती हुई उसके पास जाती है और उसे लेकर वापस से प्लेन के अंदर टॉयलेट में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे हवा कम आ रही थी जिससे दोनों बचे रहेंगे ठंड से। लेकिन वहाँ जाके जेनी को पता चलता है कि पॉल की रिब्स पे चोट लग चुकी है, जिससे उसका खड़ा हो पाना मुश्किल हो गया। तो वो फौरन से कुछ मेडिसिन देती है जिससे कि उसका पेन कम हो सके, और फिर दोनों वहीं एक ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाते हैं। लेकिन कब तक ही नहीं यहाँ रहना पड़ेगा? क्या ये भी यहाँ पर मारे जाएंगे? यहाँ जर्नी के अंदर फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जागेगी। ये सब बातें हमें आगे पता चलेगी। वो रात तो बीत जाती है, पर अब सुबह हो गई थी, उजाला हो गया था। पर ये करेंगे क्या? बोल तो पहले ही उठ गया था ताकि मदद के लिए आगे जा सके, लेकिन खाया हुआ है और ना ही पिया है, जिसका असर जेनी पे दिखना शुरू हो गया था। वो थक चुकी थी और अब उसे और चला नहीं जाएगा। यही बात को बॉल से भी कहती है, लेकिन वो उसे बताता है कि तूफान आने वाला है, उससे पहले हमें किसी सीमा पर पहुंचना पड़ेगा, वरना हम उस तूफान में फंस सकते हैं। इसलिए वो दोनों चलती रहती है, लेकिन एक जगह पे पहुंचकर जेएनयू और पॉल के बीच में थोड़ी दूरी आ जाती है, जिस वजह से वो उसके पीछे छूट जाती है और वो पीछे से आ रहे हैं। बैलेंस के बारे में उसे पता नहीं पाता फिर क्या था, दोनों उसका शिकार बन जाते हैं और पॉल तो कूद कर दूर चला जाता है, लेकिन जेएनयूज बर्फ की चट्टान में पूरी तरह से दब जाती है। अब वो इस कदर बर्फ के नीचे ढक चुकी थी कि उसे आंखों से ढूंढ पाना मुश्किल हो गया था। उस जगह के पूरे एरिया को टच करते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पे भी उसे जमीन थोड़ी हार्ड लगती है। वो जगह को खोदने लगता है और ऐसे ही करके उसने जेनी को धो लिया था। उसे दिख जाती है, लेकिन जेनी पूरी तरह से बर्फ में दब चुकी थी और यहाँ उसे पहली बार मौत का एहसास होता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और तभी जॉन उसे वहां से बाहर निकालता है। वो घसीटते हुए उसे गुफा में लेके जाता है, जहां थोड़ी गर्मी थी जिसे जेनी को थोड़ा आराम मिल सके। अब शुरुआत में जेनी जब बेहोश रहती है तो पॉलुस बस देखता ही रहता है, पर जब उसे होश आता है तो वो दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे बता ही देता है कि उसकी सीट उसके साथ नहीं थी। असल में जब उसने जेनी को एयरपोर्ट की गेट पर देखा था तभी से वो उसे लाइक करने लगा था, जिसके बाद उसने खुद की सीट उसके साथ करवा ली ताकि उसके साथ बैठ सके। अब यह सुनकर जेनी भी स्माइल करती है, कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करने लगी थी। और इसके बाद
वो उसके सवाल का जवाब दे दिया जो उसने पेड़ से कूदने वाले दिन पूछा था। वो कहती है कि मेरे डैड ने क्रिसमस वाले दिन खुद की जान ले ली थी। उस दिन के बाद मैं मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं हर समय बस डिप्रेस रहने लगी थी और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने डैड की तरह क्रिसमस वाले दिन अपनी जान दे दूंगी। उसके बारे में ये सच जानकर पॉल उसे गले से लगा लेता है और कुछ देर बाद अब चलने को कहता है, लेकिन जेनी की हालत चलने वाली नहीं थी। उस दिन वहीं रुकने को बोलती है, लेकिन जब अगली सुबह होती है तो पॉल की हालत खड़े होने लायक नहीं थी। उसकी रिप्पे लगी चोट अब बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी। वो जेनी से कहता है कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, मैं अब उठ नहीं सकता हूँ, मुझे तुम यहीं छोड़ दो। लेकिन वो उसके बाद नहीं मानती और उसे भी साथ चलने को कहती है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन हैंड तो हैंड वो जेनी के आगे हार जाता है और चलने के लिए राजी हो जाता है। दोनों एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई मिल जाए। इन्हें ऐसी चलते चलते कई दिन बीत चुके थे, तब से लेके आज तक उन्हें कुछ भी खाया नहीं है और यही वजह है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है और पहले के मुकाबले यह हर रोज काम भी चलने लगे हैं, क्योंकि बॉल ज्यादा देर तक लगातार चल नहीं सकता है। इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर पर रुककर आराम करता है। पर एक दिन पॉल को दूर एक नदी दिख जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि वो हमारे घर जाने का रास्ता है। वो उसके साथ साथ अगर हम चले तो रोड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी दौरान उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जाकर नीचे एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे कि उसका एक हाथ की हड्डी टूट जाती है। जेनी फौरन भागते है उसके पास जाती है और उसे पानी पिलाती है, लेकिन खून बहुत ही ज्यादा बह रहा था। वो सबसे पहले तो उसकी हड्डी को ठीक कर दी और फिर उसे जख्म वाली जगह पे पट्टी लगा दी है। अब ऐसी हालत में पॉल आगे बढ़ नहीं सकता है, इसलिए वो वही रात गुजारने का फैसला करता है। अब नेक्स्ट है, वो लोग फिर से चलने को तैयार थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पॉल को उल्टियां होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी रिब अब जवाब दे चुकी थी, ऊपर से हाथ की लगी चोट जिससे वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। जिस वजह से जेनी उसे एक जगह बैठा देती है तो पॉल उससे कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे यही छोड़ दो, आगे चली जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करती तो यहाँ पॉलुस एक वादा करता है कि वो अपनी सांस को चलाता रहेगा जब तक वो वापस मदद लेके नहीं आ जाती। कहीं ना कहीं जेनी को भी लगने लगा था कि पॉल अब चल नहीं सकता है, इसलिए यही सही होगा, इसलिए उसे यही आराम करने देना चाहिए। जिसके बाद वो उसे किस करती है और उसे एक ब्लैंकेट उड़ाकर वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही इमोशन सीन होता है और पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था इधर जेनी, जिसके साथ अभी तक पॉल था, लेकिन अब ये अकेली हो चुकी है। इससे अब हर चीजों का सामना अकेले ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, और इसे फौरन मदद भी लानी होगी क्योंकि वह अकेला इसका इंतजार कर रहा है। अब जेनी को सबसे पहले उस नदी तक पहुंचना है जिसके बारे में पॉल ने उसे बताया था, लेकिन उससे पहले उसका सामना होता है जंगली भेड़ियों से जो उस पर हमला कर देते हैं। अब उसे भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, वो बस भागती रहती है, लेकिन कब तक वो आखिर में उस पर हमला कर ही देते हैं। लेकिन यहाँ उसके पास वही शार्क मौजूद था जिससे वो खुद की जान लेने वाली थी, पर आज वही चीज उसकी जान बचा लेती है। वो उस भेड़ियों को मार गिरा दिया और फिर भागते हुए आगे आ जाती है। अब आगे जाने पर उसे एक कच्ची सड़क दिखती है जिसके साइड में वही नदी बह रही थी जिसके बारे में पॉल ने उसे बताया था। उस नदी को फॉलो करती और एट द एंड उसे एक पक्की रोड मिल जाती है। अब ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी जान बच गई थी और उसी रोड पर लेट जाती है।
तभी एक ट्रक वाला उसे देख लेता और उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाता, लेकिन जब तक वो उन्हें पोल के बारे में पता बात ही वो बेहोश हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है 24 साल पहले, जब जेनी सिर्फ 10 साल की थी। क्रिसमस का दिन है। उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक विंटेज वॉच थी। वो बोलते हैं कि जब भी तुम मुझे मिस करो, इसकी टिक टिक की आवाज सुन लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं आती है जहाँ पे हम जेनी को देखते हैं, जिसे अब होश आ चुका है। आँख खोलने से पहले वो सबसे पहले पॉल के बारे में पूछती है, पर उसके पास बैठी उसकी माँ कहती है कि अब वो नहीं रहा। दरअसल पॉल ने बहुत देर तक जेनी का इंतजार किया और उसे आखिरी समय तक लग रहा था कि वो मदद लेकर आएगी, लेकिन जब समय ज्यादा हो गया तो उसे पता चल गया कि वो नहीं आ सकते। इसलिए उसने एक छोटी सी पेपर पर एक लेटर लिखा और जब वहाँ के लोगों ने उसका रेस्क्यू किया तब उन्हें वो लेटर मिल गया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ जेनी के हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। उसमें लिखा था कि जेनी तुम घबराना मत, मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस कर सकती हूँ। हम इस जन्म में साथ नहीं हो पाए, लेकिन मैं गॉड से प्रे करूँगा कि अगले जन्म में हम दोनों साथ ही हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे दिल में मौजूद हूँ। अब ये पढ़कर जानी की सारी मेमोरी ज्यादा जाती है। जब उसने पॉल को पहली बार देखा था, उसकी हंसी, वो हर चीज जो पॉल की याद दिलाती थी, उसे एहसास हो गया था कि हमें मिली जिंदगी कितनी कीमती है, इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जेनी अपने ख्वाबों में खो जाती है, जहां वो पॉल के साथ एक ऊंची चट्टान पे खड़ी बातें कर रही है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। स्पीड में एम करते हैं 500 का, तो करके जरूर बताएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।